एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारा सेकंड चैप्टर चला हुआ है। लास्ट एक्सरसाइज पे ही हम बेसिकली तो उसमें हमने लास्ट में क्या देखा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स भी किए और फिर हमने ये देखा कि कुछ थ्योरम्स भी की हमने कि कैसे लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के सबसेट और सुपरसेट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते, है ना। वो सब कुछ हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा है। तो जिन लोगों ने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है या फिर जो पहली बार यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम आगे वाली थ्योरम्स करने वाले हैं। जो ये जीवन सन पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें हमारा सेकेंड चैप्टर में ये थ्योरम नंबर है। हमने 0.5 तक कर लिया लास्ट वाली वीडियो में, उससे आगे वाली अभी हम करने वाले हैं। ओके, और चैप्टर का नाम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हमारे पास p वेक्टर्स हैं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं, देन एट लीस्ट वन ऑफ देम मे बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इनमें से कोई एक वेक्टर को आप बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ओके, तो सपोज करो आपके पास ऐसा मिलना चाहिए, या तो x1 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। मान लो a2 x2, ऐसे a p xp, कुछ इस तरह से आपको किसी एक वेक्टर को बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है। ओके, तो देखो, तो हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास p वेक्टर्स है जो कि डिपेंडेंट है, और अगर ये डिपेंडेंट है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेकर चलो और फिर आपके पास कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो आएगा, है ना। वही चीज यूज करेंगे। तो हमारे पास गिवन है क्या कि x1 x2 xp आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास क्या होगा देन, अगर a1 x1 a2 x2 प्लस AP XP हमारा 0 है, देन एटलीस्ट 1 AI इज नॉन जीरो, है ना। कम से कम एक हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो स्केलर होगा। ओके, तो कोई भी हो सकता है वो, मान लो कि बीच में कहीं पर तो है, मतलब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लास्ट वाले भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिखूं कि मुझे इस तरह से लिखते हैं इसको, a1 x1 a2 x2 प्लस बीच में मान लो k है, a k माइनस 1 x k माइनस 1 a k x k प्लस a k प्लस 1 x k प्लस 1 एंड a p x p। इस तरह से लिख सकते हो ना कि बीच में कुछ भी हो, हमने नाम दे दिया k1। अब मान लो कि k वाला हमारा नॉन जीरो है, कोई एक तो नॉन जीरो है ही, तो k की वैल्यू 0 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, p भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट a k नॉन जीरो। अब अगर हमारा a k 0 नहीं है तो हम एक काम करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, a1 x1 a2 x2 प्लस यहाँ पर पहले आएगा a k माइनस 1 एक्स के माइनस 1 प्लस a k प्लस 1 एक्स के प्लस 1 एंड लास्ट में a p x p इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a k x k। यार अब क्योंकि हमारे पास ये है कि ये स्केलर नॉन जीरो है, तो हम इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ a k से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए के हर जगह, और यहाँ पर 1 हो गया, है ना। अब आप इसको मान लो b1 है, ये b2, ये b3 एंड सो ऑन, और ये bp। ठीक है, तो ये हमने b1 b1
B2, this is BK minus 1, this is BK plus 1 and this is BP. तो हमने xk को कैसे लिख के दिखाया है? नाउ xk इज इक्वल टू b1 x1 b2 x2 प्लस bk माइनस 1 xk माइनस 1 प्लस bk x प्लस 1 k प्लस 1 एंड लास्ट में bp x, है ना। और यही हमें बताना था कि कोई तो एक वेक्टर होगा, एटलीस्ट वन, कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा। तो हमने दिखा दिया कि वो kth वेक्टर है जिसको हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना। इसमें xk को छोड़कर बाकी सारे हैं, तो हमने लिख के दिखा दिया इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यही बोल रहा था। तो देखो बेसिकली रूल क्या है कि जो भी स्केलर आपका नॉन जीरो है ना, उसको आप राइट साइड में या दूसरी साइड में ले जाओ और फिर उसी स्केलर से डिवाइड कर दो, ताकि इधर वो वेक्टर बच जाए और इधर जो भी हमारा नया स्केलर आए उसको हम कुछ नया नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर a1 बाय दिस नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पर कोई दूसरा स्केलर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी हमेशा स्ट्रेटेजी चलेगी कि जब भी आपके पास डिपेंडेंट सेट दिया हो ना, हमेशा आप यही करेंगे कि जो भी हमारा कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और उसके ही लीनियर, उसको ही दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा देंगे। ये सारा काम हमारा लीनियर अलजेब्रा में भी चलेगा, जो कि हमारा 6 सेमेस्टर में मैथ है। तो ये चीज़ ही हमारी हर जगह चलेगी। चलो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम हमारी ना उल्टी है। जैसे कि अभी हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पूरे p जो वेक्टर्स हैं अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उनमें से कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जो कि बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, है ना। अब उल्टा है, अगर कोई एक वेक्टर बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, देन वी हैव टू प्रूव कि अगर हम उन सारों को इकट्ठा मिला ले तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा। तो यही स्टेटमेंट है। देखो, अगर हम किसी एक वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, देन दिस ऑल p वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। चलो प्रूव करते हैं। तो देखो, मान लो कि कोई भी एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो अगेन लेट xk can be written as linear combination of रेस्ट वेक्टर्स ना। तो रेस्ट में क्या आएंगे, xk को छोड़कर xk माइनस 1, xk प्लस 1 एंड टिल xp। तो मान लो कि कोई एक वेक्टर है जो कि मैंने xk नाम दिया है। अब k की वैल्यू देखो 1 2 3 से लेके कुछ भी हो सकते हैं p के बीच में, तो हमने मान लिया कि वो k वेक्टर है जो कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि xk को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 ak माइनस 1 ak प्लस 1 और ap सच दैट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसका मतलब हमें स्केलर्स मिलेंगे सच दैट कि मैं xk को लिख पाऊं इस तरह से, ak माइनस 1 xk माइनस 1 ak प्लस 1 xk प्लस 1 ap xp। ओके, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा हम इग्नोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, है ना, क्योंकि हमें दिखाना है कि पूरे के पूरे p वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसको मैं इधर लेके आती हूँ। प्लस देखो, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का x की हो जाएगा ना, एंड बाकी सारे सेम रहेंगे। ऐसे हो गया, क्योंकि हम इधर इसको इधर ले आए तो इधर 0 बच जाएगा।
अब एक चीज ध्यान से देखो, सारे स्केलर्स क्या आपके जीरो आ सकते हैं? नहीं ना। अगर आपके सारे a1 a2 a के -1 a के +1 a p अगर ये सारे भी जीरो हैं तो भी इसका कोफिशिएंट तो नॉन जीरो आ रहा है ना। इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब वी हैव कोफिशिएंट ऑफ xk इज नॉन जीरो। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ऑल p वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। क्योंकि इसमें हमें यही देखना होता है ना कि कम से कम एक हमें नॉन जीरो स्केलर मिल जाए। एक नॉन जीरो तो आपको दिख ही रहा है। तो ये हमारे डिपेंडेंट हो गए। ओके, नेक्स्ट थ्योरम करते चलो। सो नेक्स्ट थ्योरम इज, हमें ना देखो क्या दिया है कि p वेक्टर्स दिए हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसमें एक वेक्टर ऐड कर दिया y। अब बोला कि वो डिपेंडेंट हो गए, है ना। मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट थे, एक वेक्टर ऐड करते वो डिपेंडेंट हो गए। तो हमें ये बताना है कि जो ये ऐड किया है ना वेक्टर, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इनसे इंडिपेंडेंट हो। ओके, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब देखो, क्योंकि ये सेट हमें डिपेंडेंट दे रखा है, इसका मतलब लिखो गिवन this set is dependent, so there exist मान लो a1 a2 और ap और कुछ एक और मान लो b, such that कि a1 x1 a2 x2 प्लस ap xp प्लस b इंटू वाई। अगर हम ये लेके चलेंगे देन, क्योंकि डिपेंडेंट है तो कम से कम एक नॉन जीरो होगा, है ना। देन एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो। ओके, इतना बताइए, तो डेफिनेशन ही यूज किया हमने। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमने इस कोफिशिएंट पे फोकस करते हैं b पर। अब ये b जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हमने बोला कि कम से कम एक नॉन जीरो होगा। तो हो सकता है यहाँ पर नॉन जीरो और बाकी सारे जीरो, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है सिर्फ यही नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो। तो दो केस बना के चलते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन b इज इक्वल टू जीरो। अगर b जीरो हो गया तो क्या होगा, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, a1 x1 a2 x2 ap xp प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये है। और हमें पता है कि इनमें ना कम से कम एक तो नॉन जीरो है ना। इसका मतलब अभी भी इनमें कोई ना कोई एक नॉन जीरो तो होना चाहिए, क्योंकि ये तो जीरो निकल आया। हमने बोला था ना पूरे में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो यहाँ पर कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, कुछ भी हो सकती है। ओके, तो अब आप इसको हटा सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर आपको a1 a2 ap इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया, तो इसका मतलब x1 x2 xp डिपेंडेंट नहीं हो गए, है ना। इफ, ऐसे लिखते हैं, इफ एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज नॉन जीरो, देन x1 से लेकर xp इज डिपेंडेंट। क्योंकि देखो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है और एक स्केलर हमारा नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब x1 से लेकर xp तक डिपेंडेंट हो गए। बट गिवन क्या है, x1 से लेकर xp तक इंडिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब ये केस तो गलत हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती।
है ना। जैसे बी की वैल्यू 0 ली, वैसे ही हमारा ये वाला सेट डिपेंडेंट आ रहा है, बट डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। थ्योरम में गिवन है कि दिस सेट इज इंडिपेंडेंट, तो ये केस हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब भी हमारा नॉन जीरो है। वापिस से इसी इक्वेशन पे आओ, इस इक्वेशन को मैं 1 नाम देती हूँ। ओके, देन फ्रॉम 1, जो हमने लास्ट वाली थ्योरम में काम किया, मैंने हमेशा बताया कि कोई भी अगर आपके पास नॉन जीरो स्केलर मिल जाए, उसको राइट साइड में लेके जाओ, उसके स्केलर से डिवाइड कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, इस वाली वैल्यू को। तो हमारे पास क्या होगा, a1x1 a2x2 apxp इज इक्वल टू माइनस ऑफ by, है ना। अब माइनस बी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आया हमारा ये आया। और अब आप इसको पूरे को b1 b2 bp ऐसे मान के इज इक्वल टू y लिख सकते हो। सो दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू b1 x1 b2 x2 bp xp, है ना। ये आया। इसका मतलब क्या है, y इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xp। यही प्रूव करना था ना कि y को हम x1 x2 xp के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने पहला वाला केस लिया वहां से तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो वो केस तो पॉसिबल नहीं था। तो जैसे हमने अभी दूसरा केस लिया है, वहां से हमारा y लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया x1 x2 xp का। ओके, तो ये थ्योरम भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ना उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, 2-3 थ्योरम्स हैं जिनमें कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आना चाहिए, जो कि हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स है। तो हम एक काम करेंगे, अभी मैं वो सारी थ्योरम लिख दूंगी, प्रूफ नहीं करेंगे उनका, स्टेटमेंट समझेंगे ताकि हम क्वेश्चंस कर पाए उसके। ठीक है, जब प्रूफ कब करेंगे हम, जब हम अगले वाले चैप्टर्स कर लेंगे। तो जो वो नेक्स्ट वाले चैप्टर्स हैं 4th 5th, वो चैप्टर करने के बाद फिर मैं वापस से उन वाली थ्योरम्स का प्रूफ करवा दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि उनकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ताकि हम समझ सके और अपने क्वेश्चंस कर सके उनसे। ओके, चलो देखते हैं। ये हमारी नेक्स्ट 4 थ्योरम है। थ्योरम नंबर भी लिखे मैंने, देखो लाइन वाइज ही है, 8 9 10 11, नहीं 9 10 11 12, है ना। तो ये सारी की सारी ना आपको वैसे जब आप नेक्स्ट चैप्टर और उससे नेक्स्ट चैप्टर कर लोगे ना तो इनका प्रूफ समझ आएगा। अभी हम छोड़ते हैं इनको, बस स्टेटमेंट पे ध्यान देते ही कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, उन्होंने कहा कि आप के वेक्टर्स लो जो कि ये सारे के सारे n डायमेंशनल है। n वेक्टर्स लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे a वेक्टर a1 है, a1 कुछ इस तरह से होगा, मान लो a1 a2 an, ठीक है। तो ये मेरा a1 हुआ। सपोज a2 है, वो कुछ इस तरह से होगा, b1 b2 bn। तो ये बोला उसने, इसी तरह से a के। अब उसने बोला कि ये जो वेक्टर्स है ये आपके डिपेंडेंट कब होंगे, इफ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन के। ओके, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अब आप ए मैट्रिक्स बनाओगे। अब उसमें उसने बोला पहले a1 लिखो, तो पहले मैं a1 लिखूंगी, a1 a2 an, है ना। फिर उसके बाद a2, तो b1 b2 bn, इसी तरह से नेक्स्ट चलते रहेंगे और लास्ट में हम अपना लिख देंगे ए के वाला। तो ए के मान लो ये है c1 c2 cn। ओके, तो ये हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, रोज तो n है और कॉलम k है। ओके, तो अगर आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो और अगर वो लेस देन के आ जाए, रैंक निकालनी तो सीखी है ना हमने, जो पहले हमारी एक्सरसाइज ही इसी चैप्टर की उसमें। तो अगर आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो और अगर वो लेस देन के आ जाए तो हम कहेंगे कि जो a1 a2 a3 से लेकर a के वेक्टर्स हैं ये हमारे डिपेंडेंट हैं। ओके, तो ये कह रहे हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो उल्टी है, अगर इसकी मैट्रिक्स की रैंक पूरी के आ जाए, अगर के आ गई तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस मैट्रिक्स की सिर्फ रैंक पे बात करनी है। अगर रैंक ऑफ ए के है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर लेस देन के है तो लीनियरली डिपेंडेंट। इतनी सी बात है।
ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है थ्योरम की स्टेटमेंट समझना। आगे भी वही बात बोली है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, मान लो आपको कोई एक मैट्रिक्स दी, तो वो सिंगुलर कब होगी? इफ एंड ओनली इफ उसके जो कॉलम्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आपको मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दूं, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, हो सकता है एन और के अलग अलग हो, बट अगर मान लो कि मैंने आपको एन ही वेक्टर्स दे दिए और एन ही उनकी डायमेंशन है, तो अगर ये कुछ इस तरह से बना, तो ये क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक लेस देन एन आ जाए, लेस देन एन का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आए पहले, तो तभी तो रैंक अपनी लेस देन एन आएगी ना। जब हमने रैंक का पहला ही क्वेश्चन किया था तो आपको याद होगा कि फुल रैंक तभी आती है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो दैट मीन्स कि उसके जो कॉलम्स है वो डिपेंडेंट है, और अगर कॉलम्स डिपेंडेंट है तो सिंगुलर होगी, इफ एंड ओनली इफ है, दोनों साइड से। ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन सिस्टम है, सपोज ये आपको ए मैट्रिक्स दी और आप ए एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल रहे हो। पता है ना क्या होता है कि एक मैट्रिक्स होती है और फिर ऐसे x लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर 0 0 0। इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब कि ये x की वैल्यू निकालनी है। तो उसने कहा कि इसके आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने सॉल्यूशंस होंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इसकी रैंक निकालो और इसकी डायमेंशन होगी n क्रॉस n, और इसकी मान लो रैंक आई r। तो आपको क्या करना है, इसका जितना ऑर्डर है n और जितनी रैंक आई r, n माइनस r कर दो, तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे, और डिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे r। समझी? तो यही बोला इन्होंने कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n है और रैंक जो है r है, तो n माइनस r कर दोगे तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, वैसे तो आपकी एक्सरसाइज में पूछा नहीं गया, बट थ्योरम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम प्रूव करनी आ सकती है, तो वो हम बाद में करेंगे। ओके, तो अभी ना देखो, ये जो हमने थ्योरम की ना, इनके बेस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन देख रहे हो वो सेम इसी के ऊपर है, इन दो थ्योरम्स के ऊपर ही है। देखो, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही आसान है, उनमें ना आपको वेक्टर्स दिए हैं और आपको वही बताना है कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। 5th क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है 2.4, ठीक है, और क्वेश्चन है 5th। फर्स्ट पार्ट देखो, उसने आपको क्या कहा, वेक्टर्स दिए हैं, एक वेक्टर दिया 1 -1 3, नेक्स्ट इज 2 -3 और a 0 1। ओके, तो ये 3 वेक्टर्स दिए आपको। मान लो ये आपका x1 है, ये x2 हो गया और ये हो गया आपका x3, इस तरह से। और उसने बोला कि ये डिपेंडेंट है, तो अभी जो मैंने वो थ्योरम इरेज कर दी ना, उसमें हमारे पास क्या था कि ए अगर आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, सिंगुलर कब होगी, इफ एंड ओनली इफ अगर जो सारे वेक्टर्स हैं कॉलम्स आर एलडी, है ना। तो एक मैट्रिक्स बनाओ इससे ए, उसमें लिखो x1 x2 x3, दैट इज दिस 1 -1 3 1 2 -3 a 0 1, ये मैट्रिक्स बनी। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर। और उसने क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि ये जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस थ्योरम से क्या होगा कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आना चाहिए ना, है ना। तो यहां से लिखो गिवन x1 x2 x3
आर डिपेंडेंट देन ए इज सिंगुलर। ए सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो जैसे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, चलो निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले 1 लिखा, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 देन -1, तो ये आएगा -1, ये भी 0 हो गया, फिर प्लस ए 3 माइनस 6, सो दैट इज इक्वल टू 2 + 1 माइनस 3a। और क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो इसको 0 के इक्वल रखो तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो 3a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आई 1। उसने यही बोला था कि a की वैल्यू निकालो। देखो मुश्किल नहीं है ना क्वेश्चन, अगर आपको थ्योरम्स आती है तो। नेक्स्ट जो 5th का सेकंड पार्ट है उसमें भी यही किया, 3 वेक्टर्स दिए, p पूछ रहा है, आई थिंक p ही है, हाँ जो भी है p है। तो उसमें भी यही करो, कॉलम्स में लिखो, डिटर्मिनेंट निकालो, p की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरह से। तो जब भी आपको डिपेंडेंट चेक करना है ना, तो आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, और फिर आप रैंक चेक करो, लेस देन k आ रही है तो डिपेंडेंट, इक्वल टू k आ रही है तो इंडिपेंडेंट। और अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पता लगेगा, हर एक में 3-3 एंट्री है और 3 ही वेक्टर दे रखे हैं, तो रोज भी 3 होंगी, कॉलम्स भी 3 होंगी, है ना। तो फिर हमारी थर्ड वाली थ्योरम यूज हो सकती है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप बताना आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो। इसके ये जो वाली हमारी 4 थ्योरम्स है ये हम बाद में करेंगे जब हमारी नेक्स्ट वाली जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपको तभी प्रूफ समझ आएगा। मैं नहीं चाहती कि आप लोग ऐसे पार्शली समझो, पूरा अच्छे से समझ आना चाहिए, बट थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आए अच्छे से, ताकि देखो क्वेश्चन करने में आसानी हो, है ना। नहीं तो अपने आप से ऐसे करोगे ना, जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मेथड है उससे बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो थ्योरम्स का यूज करके ऐसे निकालेंगे तो और भी इजी पड़ेगा। ओके, तो कोई भी डाउट आप बता सकते हैं।